हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आरजी अग्रवाल है एंड दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। आई नो आप सबका टाइम बहुत प्रीशियस है और डू फील कि अगर आपको लगे कि माई स्पीड थोड़ी स्लो है, अगर मेरी स्पीड, तो आप स्पीड बढ़ा के फटाफट से टॉपिक को कवर करो और अच्छे से कवर करो। तो आज का हमारा टॉपिक एज यू कैन सी इज़ फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही बेसिक यट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भर भर के सवाल आते हैं इससे। चाहे आपके ऑब्जेक्टिव सवाल हो, चाहे रिटर्न सवाल हो, सवाल बड़े तगड़े आते हैं। तो एक बेसिक क्लैरिटी तो आपको इसकी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी तो होनी चाहिए। और आज हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि जिसको कुछ भी ना आता हो, इसका फंडामेंटल राइट्स का अब भी ना पता हो, वो भी धीरे धीरे समझने लगे। क्योंकि बिकॉज आई थिंक पॉलिटी और खासकर कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम का। एंड येट बहुत से एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही डरावना भी होता है। तो फॉर देम आई एम हेयर। आपको शायद इस वीडियो के बाद क्लैरिटी थोड़ी सी तो हो ही जाएगी, एंड इफ़ नॉट तो एक बार वीडियो देखो, साथ में किताब लेके बैठो एंड कोशिश करो, एक ना एक बार तो हो ही जाएगी। तो टॉपिक पे घुसते हैं हम लोग अब। फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? अगर हिंदी की भाषा में अगर जस्ट ट्रांसलेट कर दे इसको, फंडामेंटल राइट्स क्या है? मौलिक अधिकार है। ऐसे मौलिक अधिकार जो हर एक नागरिक को मिलते ही मिलते हैं अपने संविधान के द्वारा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा किसी भी कंट्री का, वो फंडामेंटल राइट्स तो गारंटी करता ही करता है। कोई इफ एंड बट इसमें है ही नहीं। एकदम बेसिक है टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। राइट्स के बिना आदमी चलता ही नहीं है। हर जगह आप देखोगे इस राइट का वॉल्यूशन हो गया, इस राइट का वॉल्यूशन हो गया। कितने ज़्यादा हम लोग राइट से घिरे हुए हैं। आप अपने घर में भी देखो तो अपने अधिकार ही मांगते रह जाते हैं। और खासकर आजकल तो ये कह लो ट्रेंड बन गया है कि लोग अपने कर्तव्य नहीं बनाएंगे, कर्तव्यों को नहीं पालना करेंगे, पर अधिकार मांगने चले आते हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम उसको तब कवर करेंगे। फिलहाल फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि किसी भी सिटीजन को मिलती है अपने कंट्री के द्वारा। अब अगर आप सोचो कि क्या ये राइट्स हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आप तो जब से पैदा हुए आप तब से देखते आ रहे होगे ये राइट है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सारे राइट्स आपको देखने मिलेंगे। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन है। हर एक राइट आपको देखने को मिलेगा, राइट टू प्रेस देखने को मिलेगा। तो आप सोचोगे कि क्या ये राइट्स हमेशा से एग्जिस्ट करते थे? तो नहीं। हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये राइट्स हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि किसी भी चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है। वही सेम चीज़, सेम थिंग गोज फॉर द फंडामेंटल राइट्स। हम लोग शुरू में स्टेट ऑफ नेचर जैसे एक कंसेप्ट में लोग रहते थे, जिसको अगर हम एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो डैट इज़ योर जंगल राज। एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे कोई लॉज एग्जिस्ट नहीं करते थे और एकदम एब्सोल्यूट फ्रीडम था सिटीजन्स के पास या लोगों के पास। अगर हम ये माने तो, अगर लेट से इट इस को कंसीडर करो कि ये एब्सोल्यूट फ्रीडम है सिटीजन्स के पास, जहाँ पे कोई भी उनके पास रोका टोकी नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है उनके पास। तो आप एक दिमाग लगाओ, एक चीज़ सोचो कि जब आज इतने लॉज बने हुए हैं, इतने लॉज हैं फॉर गवर्निंग द नेशन, तब इतने क्राइम्स कमिट होते हैं। तो जब कोई लॉज नहीं थे, एकदम लॉलेसनेस की सोसाइटी थी, तब क्या ये चीज़ नहीं होती होगी? तब ये दिक्कतें नहीं आती थी? आती थी, ऑब्वियसली आती थी। तो सिटीजन्स ने क्या किया? सिटीजन्स ने कहा कि हमसे हमारा ये फ्रीडम जो एब्सोल्यूट इन नेचर है, इसको ले लो और इसके बदले में हमें कुछ यहाँ पे इतना फ्रीडम हमारे पास रहने दो, बट इतना फ्रीडम हमसे लेके हमारे लिए लॉज बना दो। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज या स्टेट था उससे कहा कि इतना फ्रीडम लेके हमारे लिए, इतने फ्रीडम लेके लॉज बना दो। तो क्या हुआ? लॉज बनाए गए। एंड ये जो लॉज थे, दे ये जो लॉज हैं, ये लॉज हम लोग इनको कहते हैं कि दे आर दी लॉज आर दी क्लेम्स। इस डिफिनेशन को याद रखना, बहुत अच्छी डिफिनेशन है। लॉज आर दी क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, अगेंस्ट द सिटीजन। तो जो नागरिकों के अगेंस्ट स्टेट लॉ क्लेम करता है कि अगर सिटीजन कुछ भी कर रहा है जो कि सही नहीं है, जो कि अनलॉफुल है, तो उसके लिए लॉज बना दिए स्टेट ने। तो स्टेट ने कह सकते हो एक पावर ले ली अपने हाथों में, और उस पावर के थ्रू अब वो सिटीजन्स को गवर्न करने लगा।
तो तुम सोचो क्या हर एक लॉ, आज भी हम लोग देखते हैं कि हर एक लॉ क्या सिटीजन्स के लिए सही होता है? नहीं, सही नहीं होता है। तो उसी, ताकि कंसंट्रेशन ना हो पावर का, ये जो लॉज हैं वो रहे सही सलामत रहे, तो इसके लिए कुछ राइट्स दिए गए, राइट्स दिए गए सिटीजन्स को। और इन राइट्स की भी अभी हम हिस्ट्री जानेंगे। ये तो मैं बेसिक से हम बता रहे हैं अभी, इन ये लॉज और राइट्स के बारे में सिर्फ बता रहे हैं, बट ये राइट्स भी आसानी से नहीं मिले हैं, उसके पीछे की भी कहानी जानेंगे। बट फिलहाल, जैसे लॉज आर द क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, वैसे राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट योर स्टेट। कंप्लीट कर लेना। तो अगर कोई लॉ स्टेट बना रहा है सिटीजन के ऊपर अपना क्लेम दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, तो वहीं पे सिटीजन अपना क्लेम दिखाने के लिए राइट दिखाएगा कि मेरे पास ये अधिकार है, मैं मेरे, ऐसा नहीं कि मेरे पास पावर नहीं है। तुम्हारे पास अगर लॉ बनाने की पावर है तो मेरे पास उन लॉज को चैलेंज करने की भी पावर है, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम जैसे जैसे यू विल रीड फंडामेंटल राइट्स यू विल नो कि कैसे हम इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इस पावर को एक्सरसाइज करना ही एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32। ओके, तो ये हमने देख लिया कि हम लोग स्टेट ऑफ नेचर से एक ऐसे कंसेप्ट में आए जहां पे लॉज मिले हम लोग को और राइट्स मिले। अब तुम सोचो कि क्या ये राइट्स हमेशा से हमारे पास थे? तो ऐसा नहीं है। शुरुआत में वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ रेक्स लेक्स। अभी तुम्हें लगेगा कि ये क्या टर्म लिखा है, एकदम अजीब सा, बट हैव पेशेंस, समझ आएगा धीरे धीरे। रेक्स लेक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे किंग इज द लॉ। ये हम बात कर रहे हैं मोनार्कियल टाइम की। शुरुआत से डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी की शुरुआत हम कह सकते हो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आई, जो कि 1890s का टाइम का बना हुआ है। तो लेक्स रेक्स, उससे पहले रेक्स लेक्स का कंसेप्ट चलता था जहां पे राजा ही कानून था। राजा ने जो कह दिया वो कानून बन गया। राजा ने कहा कि इस सजा की इस चीज की ये सजा होगी, इस जुर्म की ये सजा होगी, मान लिया गया। मुझे यहाँ युद्ध करना है, ऐसे ये करना है, हो गया। तो हमेशा राजा के पास वो पावर थी। और जब भी एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होगी तब तब हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगी। और पॉलिटी में सबसे बड़ा पाप क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर का होता है। तो जब केवल राजा के पास पावर, लॉ बनाने की पावर थी, जब राजा ही कानून हुआ करता था, तब कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी। साफ साफ पता लग रहा है एक के हाथ में पावर है, कंसंट्रेशन है पावर की। तो इससे क्या होगा? जब भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा तब तब आर्बिटरी यूज होगा पावर का, एम्बिगुअस यूज होगा पावर का, एम्बिगुअस यूज होगा, जिससे कि एट द एंड क्या होंगे? सिटीजन्स अब्यूज होंगे। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, जिससे कि सिटीजन्स का अब्यूज होगा, सिटीजन्स का अब्यूज होगा। अब एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर दे दी गई है, अपने इच्छा अनुसार सब कुछ वो चीजें चला रहा है, तो इससे साफ साफ आर्बिट्रेरी एंड एम्बिगुअस यूज होगा पावर का, जिससे एट द एंड कुछ नहीं होगा, सिटीजन सफर करेंगे। और जो कि हम देखेंगे, देखते आ रहे हैं एंशिएंट मिडवल मॉडर्न टाइम में, हर समय हर टाइम में हम देखेंगे कि सिटीजन्स के साथ अब्यूज हुआ है। और एट द एंड क्या होता है? प्रोटेस्ट होते हैं और फिर सिटीजन्स अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो वो सेम चीज यहाँ भी हुई, सिटीजन्स का अब्यूज हुआ। और इससे हम देखेंगे क्या हुआ? प्रोटेस्ट हुआ और ग्रांट हुए हम लोग को पहली बार कुछ बेसिक राइट्स, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। ये इसको बिग बैंग ऑफ द लीगल वर्ड भी कहा जाता है, ऑफ लीगल वर्ड भी कहा जाता है। जहां पे ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने ग्रांट करे कुछ बेसिक यट कंडीशनल राइट्स, बेसिक यट कंडीशनल राइट्स। कंडीशनल इन द सेंस कि कोई राजा अगर अच्छा है तो उसने थोड़े ज़्यादा राइट्स दे दिए, कुछ थोड़ा क्रूअल है तो उसने अपने अकॉर्डिंगली राइट्स मॉडिफाई कर दिए, तो ये कंडीशनल राइट्स थे। बट स्टिल मैग्ना कार्टा से एक चीज़ ये गारंटी हो गई कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ इवन दो योर किंग। राजा भी अब कानून के परे बराबर है। तो जहां पे पहले हमने क्या देखा? राजा ही कानून हुआ करता था। वहां पे आफ्टर मैग्ना कार्टा
लेक्स रेक्स आ गया, जहां पे अब लॉ इज द किंग हो गया। लॉ इज द किंग हो गया, अब कानून ही राजा है, कानून के परे कोई नहीं है, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। तो ये आप कह सकते हो आपका माइंड मैप बन गया, इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इतना ही है, इतना ही है जितना आपको जानना जरूरी है। अच्छा, मैग्ना कार्टा 1215 का एक इवेंट है, इंग्लैंड के किंग जॉन के खिलाफ होता है ये, और एज अ ट्रीटी मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट साइन होता है। सिटीजन्स का अब्यूज हो रहा था, प्रोटेस्ट करना चालू करा, और एक ट्रीटी साइन होती है कि अच्छा ठीक है हम आपको कुछ राइट्स देंगे, और उसके फॉर्म में मैग्ना कार्टा आता है 1215 में, जिसको बिग बैंग ऑफ द लीगल वर्ड भी कहा जाता है। इसने कुछ बेसिक राइट्स, कंडीशनल राइट्स ग्रांट कर दिए टू द सिटीजन्स, जिसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण चीज इसकी थी कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इवन द किंग, और उसके बाद से लेक्स रेक्स आ गया, जहां पे अब लॉ इज द किंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको समझ हो गया हिस्ट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि राइट्स कैसे आए। अब हमें ये तो पता है कि राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 3 में है, इतने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बट राइट्स आए कैसे, ओरिजिन कैसा हुआ, वो ऐसे हुआ कि पहले रेक्स लेक्स का कंसेप्ट था, जहाँ पे किंग ही लॉ हुआ करता था, राजा ही कानून हुआ करता था, जिससे फिर कंसंट्रेशन ऑफ पावर हुई, आर्बिट्रेरी एंड एम्बिगुअस यूज होने लगा पावर का, सिटीजन्स अब्यूज हुए। ठीक है, फिर मैग्ना कार्टा आता है 1215 में, जिससे कुछ बेसिक कंडीशनल राइट्स ग्रांट कर दिए गए, और फिर रेक्स लेक्स से हम लोग लेक्स रेक्स तक का हमने सफर तय कर लिया। तो ये एक चीज थी जो हमने समझी। तो हिस्ट्री समझ हो गई, क्लियर हो गया। कुछ अगर ना क्लियर हो रहा हो तो वीडियो पीछे जाके आप देख सकते हो, वरना कमेंट सेक्शन में भी अपने जितने भी डाउट्स हैं फील फ्री टू आस्क देयर। हिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें, तो अब हम ये बात करते हैं कि ये राइट्स फंडामेंटल क्यों है। वाई आर दीज राइट्स कॉल्ड फंडामेंटल, बेसिक क्यों है ये राइट्स, फंडामेंटल क्यों है, इस बात पे भी थोड़ा प्रकाश डाल ले हम लोग। फंडामेंटल कैसे हैं, फंडामेंटल इन द सेंस कि सबसे पहले दे आर गारंटीड बाय योर फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये गारंटी करे जाते हैं बाय योर फंडामेंटल लॉ, जो कि है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट्स हैं, यही 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आप याद कर लो। ठीक है, गारंटीड है बाय योर फंडामेंटल लॉ, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, these are justiciable by all courts of law। जस्टिसेबल का मतलब क्या हुआ कि दे आर प्रोटेक्टेड, कि अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉलिएट, एब्रेज या कॉन्ट्रावीन कर रहा है, वॉलिएट, ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखो, ये आंसर में लिखोगे आंसर बढ़िया होगा। वॉलिएट, एब्रेविज या कॉन्ट्रावीन कर रहा है अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो आपके पास ये पावर है कि आप जा सकते हो कोर्ट के पास। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में जाने की नीड ही नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ अगर आपके फंडामेंटल लॉज को स्टेट वॉलिएट, एब्रेज या कॉन्ट्रावीन कर रहा है। ठीक है, तो दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, गारंटीड है बाय योर फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तीसरा, always enforceable, always enforceable against state। ठीक है, वही सेम चीज कि स्टेट के अगेंस्ट ऑलवेज इन्फोर्सेबल है। अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉलिएट कर रहा है, ब्रेज कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो आप आराम से जा सकते हो कोर्ट्स के पास, आराम से सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। और ये भी एक फंडामेंटल राइट है, जो कि है आर्टिकल 32 में के पास से जाने की, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं, जिसके थ्रू आप आराम से सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलिएट हो रहे हैं। ठीक है, इन्फोर्सेबल अगेंस्ट इट एंड दे आर बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में बात करी कि बेसिक है भाई, ये तो इसके बिना तो कोई इफेंट बताता ही नहीं है, सॉरी, बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो
Why are these called fundamental? यही 4 पॉइंट्स है. Because they are guaranteed by the fundamental law of the land, that is your constitution, justiciable by courts of law, enforceable या हम लोग कह सकते हैं against the state, always, हमेशा. मोस्टली जितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल हैं, बट कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल हैं. फॉर एग्जांपल योर अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है. तो जब हम फंडामेंटल राइट्स डिटेल में पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को भी कवर कर लेंगे. एंड दीज आर बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो इससे हमने देख लिया कि वाई आर दीज राइट्स कॉल्ड फंडामेंटल. ये बेसिक तो है इसी वजह से. अब तीसरा पॉइंट जो हम लोग को कवर करना है वो है, छोटा सा ही पॉइंट है, एंड इसके बाद वी विल क्विकली रैप अप द वीडियो. दैट इज द इंडियन वर्सेस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस. क्या डिफरेंस है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली हमारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल थे, बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थे. दे वर एडेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स. जो पहले 10 अमेंडमेंट्स थे उससे फंडामेंटल राइट्स को ऐड करा गया है, जिनको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है. तो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ योर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज योर फंडामेंटल राइट, जिसको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से थे फंडामेंटल राइट्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू अमेंडमेंट आए हैं. द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स आर योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. इसके बाद फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में अवेलेबल है, आर्टिकल 12 से 35 तक. आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. पार्ट 3 ऑफ द 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्ट 4 विद DPSP, पार्ट 4A विद फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सो ऑन. ओरिजिनली 7 थे बट एट प्रेजेंट 6 हैं. इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे. ओरिजिनली 7 थे, आज के टाइम पे 6 है. कौन कौन से? पहला राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, राइट टू इक्वलिटी. दूसरा है राइट टू फ्रीडम, उन्नीस से 22 तक. फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23-24. फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25, 26, 27, 28. फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 29, 30. अच्छा, अब सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. 32. 31 कहाँ गया? 31 ही हमारा फंडामेंटल राइट था, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब रेपल हो गया है. और ये एक फंडामेंटल राइट से अब एक लीगल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 300A. तो अब ये राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट. और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट बन गया है. अब राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट. तो इस तरीके से
7 से 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आई नो कि इस समय अगर आपने ये चीज़ें पहली बार पढ़ी हो तो बहुत ही हैवी हैवी सा लग रहा होगा, बट रिलैक्स, इसको 2-3 बार आराम से सेल्फ स्टडी करिए, पढ़िए, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ आ जाने वाला है। और बहुत ही बेसिक तरीके से, हमें नहीं लगता कि कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा वेगेंट करके पढ़ाया हो, बहुत ही बेसिक तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं, बट स्टिल अगर कुछ समझ ना आए तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंसिडर योर फंडामेंटल राइट्स, एंड ये टॉपिक बड़ा है तो यू हैव टू स्टिक विद इट। एकदम अच्छे से कवर करने के लिए आपको इस टॉपिक को टाइम देना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। ऊपर ऊपर से करोगे तो क्वेश्चन भी फिर ऊपर ऊपर से दिमाग से निकल जाएंगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ इसमें है, एक्सेप्शंस हैं, बहुत से प्रोविजंस हैं, सब क्लॉजेज हैं, सब क्लॉजेज हैं, तो यू हैव टू स्टिक विद इट। स्टिक, इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे तो ये टॉपिक फिर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन समझ आ जाने वाले हैं, और ये टॉपिक है भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो वीडियो, एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि कैसा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड कीप हसलिंग।